Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज जो हम बात करने लगे हैं उसके हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने जब ये बात की कि किसी तरह से कोई भी ऐसा तरीक़ाकार कि हमें मुख्तलिफ़ तरह के पीपीएससी के, एनटीएस के, सीएसएस के, पीएमएस के, एफपीएससी के, पीटीएस के और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कि जिसके अंदर हम पज़ल हैं कि साइकोमेट्रिक्स में कौन कौन सी बंदे की क्वालिटीज़ को मेजर किया जाता है और वो कौन सी बेसिक्स हैं कि जिसकी वजह से हम अगले बंदे की साइकोमेट्रिक को या अगले बंदे की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को मेजर करते हैं, या एक साइकोलॉजिस्ट कैसे एक बंदे को असेस करता है। अब अगर हम असेस करने की बात कर लें तो दो तरह के यहाँ पे जो है ना पहलू बनते हैं। एक पहलू तो ये है कि जिसके अंदर ना एक रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं और वो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट अप्लाई करने के बाद अगले बंदे की बारे में उसकी मेंटालिटी को, उसके माइंड क्वालिटीज़ को मेजर किया जाता है। जबकि जो दूसरा तरीक़ाकार है वो है एक इंटरव्यू के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, तो वो साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू के दौरान वो आने वाले कैंडिडेट को किस तरह से उसकी वो साइकोलॉजिकली मेजरमेंट करता है। आज की हमारी वीडियो होगी ए पार्ट के हवाले से कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ को एक रिटन टेस्ट के अंदर मेजर किया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं कि जिसके अंदर क्वालिटीज़ को जो मेजर करने का तरीक़ाकार है वो रिटन टेस्ट में मेजर कर लिया जाता है, या डिपार्टमेंटल टेस्ट लेने के बाद, एनटीएस और पीटीएस वगैरह लेने के बाद एक अलग से घंटा डेढ़ घंटा लगा के मखसूस किस्म के साइकोमेट्रिक्स हुआ करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ करते हैं और वो अप्लाई करके उन बंदों को फिटनेस दिया जाता है कि साइकोलॉजिकल फ़िट या फिर अनफिट के हवाले से। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो इसी हवाले से है कि किस तरह से साइकोलॉजिकल फ़िट करार देते हैं और वो टेस्ट में कौन सी चीज़ें हमें कैसे लिखनी पड़ती हैं और क्या कुछ लिखना पड़ता है। तो इसके तफसील की तरफ आने के से पहले ना आप लोग एक बात तो हमेशा याद रखें, वो ये कि हर डिपार्टमेंट की ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट हुआ करती है। हर डिपार्टमेंट से अपने मुताबिक क्वालिटीज़ को लेता है। अपने मुताबिक क्वालिटीज़ को लेने से मुराद ये है कि किसी डिपार्टमेंट्स को बंदे की कड़ी चाहिए होती है, किसी को मोहब्बत चाहिए होती है, किसी को हौसला चाहिए होता है, किसी को एक फेयरलेस बंदा चाहिए होता है, किसी को किसी को एक ऐसा जो पंचबल और रेगुलर बंदा ऐसा चाहिए होता है। वो ना डिपार्टमेंट की नौयत भी डिपेंड करती है। मसलन अब एक तस्वीर अगर आती है उसके ऊपर एक मेल और एक फ़ीमेल की पिक्चर बनी हुई है। अब उस पिक्चर के अकॉर्डिंग वो एक टेस्ट है कि वो कहा जाता है आप लोगों को कि राइट अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर कि इस तस्वीर के ऊपर आप लोग एक स्टोरी लिखें। जब उस तस्वीर के ऊपर आप लोगों ने एक स्टोरी लिखनी होती है तो वो मेल और फीमेल के स्टोरी के हवाले से आप उनको कोई करैक्टर देना है और करैक्टर देने के बाद उसके ऊपर हवाले से कोई ना कोई उनको रोल दे के और उसके ऊपर कहानी लिखनी होती है। अब हो सकता है कि अगर एक कैंडिडेट ने उन दोनों के मोहब्बत के रिश्ते को बताया है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ तरह के और जो सोशल जो सपोर्ट से मुताल्लिक़ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उसके हवाले से हो सकता है कि वो बंदा फिटनेस हो और उस बंदे को लाइक किया जाए। लेकिन अगर वही मोहब्बत के फैक्टर को अगर वो लिखता है किसी ऐसे हसास डिपार्टमेंट्स के साइकोमेट्रिक में, जिस तरह से कोई बेल्ट फोर्सेस के महकमे आ गए, फोर्सेस के आ गए, पुलिस के आ गए, बाकी और इस तरह के महकमे आ गए, ठीक है। अब अगर इस तरह के महकमों के अंदर अगर वो मोहब्बत के फैक्टर को लिखता है तो फिर हो सकता है कि वो उसको अनफिट करार दे दिया जाए, क्योंकि वो महकमे की डिमांड के मुताबिक नहीं है। हर डिपार्टमेंट ना अपनी कुछ रिक्वायर्ड रखते होते हैं, डिपार्टमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बेल्ट फोर्सेस की बात कर लें, किसी पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, इस हवाले से बात कर लें, इस तरह कोई आपने साइकोमेट्रिक देना है तो ऐसे लोगों को चाहिए होता है एक फेयरलेस बंदा, एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल टेंशन से फ्री हो, जिसको बिल्कुल कोई भी खौफ व ख़तर ना हो, कोई ऐसी परेशानी ना हो, और जिसके अंदर हौसला, करेज, कॉन्फिडेंस, दिलेरी, बहादुरी, हिम्मत और ये चीज़ें ज़्यादा हो।
अगर ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के हसास डिपार्टमेंट के लिहाज से सूटेबल है। और अगर इसके अलावा वो मोहब्बत और बाकी फैक्टरों को दिखाता है तो ये इमेज आता है जिसके दिमाग के अंदर बस यही ख्याल रहता है, तो इसने क्या खाक मुल्क का दिफा करना है, या इस तरह की बातों के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज़, तो जब भी किसी भी डिपार्टमेंट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए आप लोग जाएँ तो किसी से मिल के जाएँ कि जी इस डिपार्टमेंट्स की नौयत क्या है, नेचर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स क्या है, ये डिपार्टमेंट्स को कौन सी क्वालिटीज़ वाला बंदा अच्छा लगता है, ये डिपार्टमेंट्स अपने कैंडिडेट से क्या चीज़ तलब करते हैं कि उसके पास अगर ये चीज़ होगी तो वो बेस्ट कैंडिडेट है, साइकोलॉजिकल फिट है। अब चूँकि डिपार्टमेंट बहुत सारे, इसलिए मैं हर डिपार्टमेंट्स को अलग अलग से बताना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन आप ये चीज़ें तो मुताल्लिक़ डिपार्टमेंट्स के किसी बंदे से पूछ सकते हैं और वैसे ही बंदे को अंदाज़ा हो जाता है इस तरह के डिपार्टमेंट्स है तो किस तरह के बंदों को वो लाइक करता होगा। एक चीज़ ये क्लियर कर लें। अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने क्लियर करनी है वो ये है कि जब साइकोमेट्रिक में जाके बैठ जाते हैं तो जो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए। एक तो ये कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं वो होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। उसके अंदर बंदे की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए दो तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगाए जाते हैं, फिर फर्दर इसकी भी बहुत सारी टाइप है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हवाले से तो उसके अंदर क्वेश्चनेयर लगाए जा सकते हैं। वो जो क्वेश्चनेयर लगाते हैं सवालनामा, तो वो क्वेश्चनेयर जो होगा वो डिपार्टमेंट्स खुद सवालात क्रिएट करवा लेता है किसी भी साइकोमेट्रिशियन को कह के या किसी साइकोलॉजिस्ट को कह के ना खुद सवालात को क्रिएट करवाता है और अपनी नौयत बता देते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कि जी हमें फ़लाँ चीज़ें मैयर करनी है, तो उसके हवाले से हम एक सवालनामा बना दें, क्वेश्चनेयर बना दें, तो फिर वो क्वेश्चनेयर बना के उनको दे देता है। ठीक है, या मुख्तलिफ़ तरह के इंटरव्यू के ज़रिए से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के इंटरव्यू के अंदर भी वो अपने सवालात खुद से पुट कर सकते हैं। अब वो जो वर्बली मिलने का ताल्लुक है इसके हवाले से हम आपको ना, मैंने पहले बताया कि हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, अभी मैं रिटन के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब सवालात बनाना हो गया या इस तरह से कुछ और टेस्ट हो गए तो वो तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर कुछ होते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से क्या मुराद हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगाई जाती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनैलिटी असेस करने की वो टेक्निक्स हैं कि जिसके अंदर अगले बंदे को प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्शन की तरह के उसके अक्स किसी और के ऊपर फेंक के उसकी सोच को मैयर किया जाता है, जिसकी मिसालें मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट हैं जिसके अंदर थमेटिक है, परसेप्शन टेस्ट है, रॉट इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है, हाउस ट्री एंड पर्सन टेस्ट है और रोशा इंकबला टेस्ट और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। खैर अब मैं थोड़ा ना आपको ना बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के अंदर आसानी हो कि जो पहला टेस्ट है TAT जिसको हम थमेटिक है परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, अगर आप लोगों के पास टेस्ट के अंदर अगर आ जाए कि कुल अगर कहानियों वाले टेस्ट आ जाए, कहानियों वाले टेस्ट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ कार्ड होंगे और वो कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी हुई होगी, किसी पे मर्द की, औरत की, फ़ौजी की, बच्चे की, जवान की, इस तरीके से मुख्तलिफ, या किसी पे 2 करैक्टर होंगे, किसी पे 3 करैक्टर होंगे। अब अगर इस तरह के पिक्चर आ जाए तो इस तरह की पिक्चर देने के बाद जो है ना वो अपने कैंडिडेट को कहते हैं, जो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम ले रहा होता है डिपार्टमेंट से, कि जी इसके ऊपर आपने कहानी ड्रा करनी है, राइट करनी है, आप स्टोरी लिख के दें। उस स्टोरी को एनालिसिस करके आपकी पर्सनैलिटी को मैयर किया जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना होता है जिसमें कौन कौन है, किसका क्या रोल है, इनके नाम वगैरह क्या हैं, या अगर नाम ना भी बताए तो आपस में इनका रिश्ता क्या है, इनके दरमियान के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर एक कार्ड के ऊपर एक मर्द और एक औरत की तस्वीर है तो उसके ऊपर एक कहानी लिखवाई जाएगी, जी इस कहानी के अंदर आपको क्या लगता है। अब वो कहानी लिखने वाला जो होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जी वो किस तरह से जो है ना उस कहानी के बारे में उस करैक्टर को लिखता है। उसके डिफरेंट एंगल है, हर बंदे का अपने ज़ाविये से सोचते हैं जी कि कौन कौन सी बातें मैंने ना लिखनी चाहिए। किससे मुख्तसर ये कि जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को लिखने के दौरान जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप लोग लिखते हैं तो आपको लिखने के दौरान ना उसके अंदर जो आपने किसी ना किसी को रोल दिया है, कोई उनके दरमियान इमोशनल रिलेशनशिप को बताया होगा या कोई डिटैचमेंट स्टाइल को बताया होगा, उनके दरमियान में कोई क्लोज रिलेशनशिप को बताया होगा, उनका कोई ताल्लुक आपस में बताया होगा कि आपस में क्या लगते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आप उसके दरमियान में उनको मोहब्बत को रिश्ता दे सकते हैं, अगर मेल और फीमेल की तस्वीर हैं मियाँ बीवी का रिश्ता दे सकते हैं, दोस्तों का रिश्ता दे सकते हैं, ठीक हो गया, कज़न का रिश्ता दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स का रिश्ता दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि जो कि आप उनको ने कोई ना कोई आपस के अंदर रिलेशन उनका जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और उसके बाद कहानी लिखते हैं। अब कहानी लिखते हुए
आप कहानी लिखते चले जाते हैं, कहानी के अंदर किस तरह के आपने इमोशन बताए हैं उस रोल के, उस हीरो के, किस तरह के उनके अंदर ख़यालात, सोच की बात की है, उनके इमोशनल की बात की है, तो वो सारी बातें एक्चुअल के अंदर वो आपके मैयर हो रही होती है कि अगर आपने कहानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो के लिखने की कोशिश करी, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद इमोशनल हैं इतने ज़्यादा, ठीक है, और वो किसी भी हसास महक में कुछ अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उनके दरमियान के अंदर कोई और ऐसे ताल्लुक़ को, कोई वल्गर किस्म का ताल्लुक़ बताने की कोशिश करी, तो भी वो बड़ा बैड इमेज आता है जिसके दिमाग में सिर्फ फाशी के अलावा कोई और चीज़ नहीं आती। तो एंड ये है कि अब उस कहानी को लिखना कैसे, उस कहानी को लिखने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है, जनरल बात तो ये है कि आपने नंबर 1 पॉजिटिव रह के लिखना है, नंबर 2 ये कि उसके दरमियान में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके लिखना है। आप ये ना देखें कि उसकी एज कितनी है, आप उनको माँ और बेटे का रिश्ता दे सकते, बेटे का रिश्ता दे सकते, माँ और बेटे का रिश्ता दे सकते हैं, बाप और बेटे का रिश्ता दे सकते हैं, 42 साल के तो बहन भाइयों का रिश्ता दे सकती हैं, बीवी बच्चों अपना मियाँ बीवी का रिश्ता दे सकते हैं। मतलब वो ना पॉजिटिव एंगल पे रहे, उसको कोई कोलीग का रिश्ता देना या उसको कोई अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता देना, ये चीज़ अपना मुनासिब नहीं है। तो ये चीज़ आपने तो शो नहीं करवाने, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब कहानी लिखने लगे ना, तो कहानी लिखने से पहले एक बात आपने माइंड के अंदर रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात यह है कि कहानी के अंदर किस तरह के सोच, ख्याल, एहसास, जज्बात और किरदार आप लोग बता रहे हैं उस हीरो की जो तस्वीर में कार्ड के ऊपर बना हुआ है वो करैक्टर। अब वो जिस तरह के सोच, ख्याल, इमोशन और आप बाकी चीज़ें बता रहे हैं, एक्चुअल के अंदर वो आपके इमोशन को फ़र्ज करके और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट किया जाता है। अब उससे बचने का तरीक़ाकार ये है कि एक तो आप ना माइंड के अंदर रखें कि इस डिपार्टमेंट्स को जो मैं टेस्ट देने लगा हूँ, इस डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का बंदा इनको चाहिए, इनको हौसले वाला चाहिए, करेज वाला चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए, दलेरी वाला चाहिए, साफ गो चाहिए, सच्चा चाहिए। जब ये बातें आप माइंड के अंदर इकट्ठी करके आप उस कहानी को लिखते हैं, तो फिर आपकी कहानी गलत हो ही नहीं सकती। जब आप लोग नॉन स्टॉप लिखना शुरू कर जाते हैं तो आप नेचुरल ज़्यादा बन जाते हैं। फिर नेचुरल के अंदर अगर आप लोग नेचुरली अगर आप लोग मुनाफिक हैं या झूठे हैं या कुछ और इस तरह काम करते हैं, आलसी हैं, ठीक है, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। इसीलिए ना आपने ना अपनी पर्सनैलिटी को नहीं शो करना होता कि मेरे मुताबिक ऐसे है, बल्कि आपने शो करना होता है डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसे हैं, तो वो डिपार्टमेंट वाली बात तो उसके अंदर लिखनी होती है। अब वो कार्ड 1 हो, 10 हो, जितनी भी कहानी आपने लिखनी हो और जिस तरह की भी उसके ऊपर जो है ना कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी हुई हो, तो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने अपने माइंड के मुताबिक कहानी लिखने के बजाय आप डिपार्टमेंट्स क्या तलब है, क्या चाहते हैं आपसे, वो बातों को दिमाग के अंदर रख के कुछ भी लिख दें। जब डिपार्टमेंट्स की आप रिक्वायरमेंट को माइंड के अंदर रख के लिखते हैं तो आप कुछ भी लिखेंगे तो फिर आप गलत लिख ही नहीं सकते, फिर आपका कन्फर्म ठीक होगा। आप अपने बारे में लिख रहे होते हैं तो आप तो गलत भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो आप पकड़े जाते हैं। उसके बाद अगर टीएटी के बाद हम बात कर लें, उसके बाद मुख्तलिफ तरह के RISP एक टेस्ट है, RISP रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंसिबल है। ये रॉटर नामी बंदे ने मुतारिफ करवाया है। नामकम्मल फ़िकरात होते हैं इसके अंदर, 40 नामकम्मल फ़िकरात होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी जांच लेते हैं हम अगले कैंडिडेट की। अब इसके अंदर किस तरह के फ़िकरात होते हैं, जैसे आई लाइक खाली जगह, आपने उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ना फिल करना होता है। आई डिसलाइक खाली जगह, ठीक होगा। आई हेट खाली जगह, माई मदर्स खाली जगह, द हैप्पीएस्ट टाइम खाली जगह, ठीक हो गया, द पेनफुल टाइम खाली जगह। आपने उस फ़िकरात को फिल करना हो, तो 40 फ़िकरात को वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। अब वो जज करने वाले क्या देखते हैं, जज करने वाले ये देखते हैं कि आपने फ़िकरात को मुकम्मल कैसे किया था। मुकम्मल करने से मुराद ये है कि अगर आप नेचुरल बनते हैं, आई लव के आगे आप अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिख जाते हैं, ठीक है, तो आप पकड़े जाते हैं। भाई तेरे दिमाग के अंदर सिर्फ यही बात, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। जिसके दिमाग में यही बात होगी तो हमारे महकमे के लिए क्या सोचेगा वो, या क्या सोचेगी वो। इसलिए अब नेचुरल बनने के बजाय ना अब इसके फ़िकरात में हमने लिखना क्या, अब इस फ़िकरात के अंदर हमने ये लिखना होता है कि डिपार्टमेंट्स की नेचर को माइंड के अंदर रखते हुए, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को माइंड के अंदर रखते हुए उस ब्लैंक्स को ना फिल करना होता है, उस नामकम्मल फ़िकरात को ना फिल करना होता है। अब डिपार्टमेंट्स अगर हमसे दो चीज़ों की डिमांड करते हैं, उनको दिमाग के अंदर रखें, उसके मुताबिक फिल करते जाएं मिसाल के तौर पे। और कोई ना अगर मज़हब से मुताल्लिक़, रिलीजन से मुताल्लिक़ सवाल आ जाए तो फिर वहाँ पे ना न्यूट्रल आपने रिप्लाई करना होता है। न्यूट्रल रिप्लाई से मुराद ये है कि आप कहें जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा नॉर्मल से जवाब दें कि आपकी सोच की शिद्दत शो ना हो। ये जानबूझ के ना रिलीजियस सवाल डाले जाते हैं ताकि चेक करने के लिए कि आपका ताल्लुक़ किसी ख़ास तबके फ़िक्र से तो नहीं है, किसी शिद्दत ग्रोह वाले फैलाने वाले ग्रोह से तो नहीं है, कोई आपका दम का ताल्लुक़ किसी ऐसे लोगों से तो नहीं है जो शिद्दत पसंद लोग हों और हमारे महकमे को बाद में नुकसान पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर रिलीजन से मुताल्लिक़ सवाल आते हैं तो आपने बड़ा न्यूट्रल, बड़ा सॉफ्ट रह के और बड़ा
बैलेंस रह के जवाब देना होता है। वो किसी तबके फ़िक्र के हक़ में नहीं बोल सकते, किसी एक तबके को हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इस तरह शो करवाना होता है भाई मेरे लिए सारे के सारे तबके फ़िक्र बराबर हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक हो गया। एक अगर फिल इन द ब्लैंक अगर वो आ जाते हैं अधूरे फ़िक्रात के रिलीजियस अटैचमेंट, ठीक हो गया, तो आप आगे लिख दें ऑल इज़ गुड, ठीक है, कि तमाम अच्छे हैं, ऑल आर गुड, तमाम अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सारों को साथ लेके चलते हैं, आपके दिमाग के अंदर कुछ तरह की शिद्दत नहीं है, ठीक है। फिर कोई और इस तरह की बातें ना लिखें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजहबी भी ना लिखें, वो भी आप लोगों को ना क्रिएटिव उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो भी अपना थोड़ा सा जो है ना उसको अपना उसके अंदर आ सकता है डिस्क्वालीफाई के अंदर। मतलब ज़्यादा अपनी साइड पे जाना ही नहीं है। मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को माइंड के अंदर रखते हुए आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लें तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होते हैं कि जिसके अंदर ना एक लफ्ज़ों की लिस्ट बनी हुई होती है और उस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट होती है और आपने उस लिस्ट को सुन के उस लिस्ट से अगली लिस्ट के अंदर जवाब देने होते हैं। मिसाल के तौर पे एक लिस्ट बनी है जी अपना कुर्सी, मेज, खून, रिश्ते, माँ बाप, इस तरह से एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है और आपने उसके साथ एक लफ्ज़ लिखना होता है, कुर्सी के साथ, माँ के साथ। आप कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं लिख सकते जो बहुत ही ज़्यादा ना हाइपर करने वाला हो, जो बिल्कुल ही उल्ट हो। जैसे दिन है, दिन के आगे रात लिख दें, बड़ी सिंपल सी बात है, दिन का सुन के रात माइंड के अंदर आता है। शाम है, सुबह लिख दें, माँ है, बाप लिख दें। अब अगर एक बंदा माँ का सुन के दोस्त है तो वहाँ पे लिख दे अच्छे का लफ्ज़ लिख दे। अगर एक बंदा दोस्त सुन के कहता है जी कि वहाँ पे अगर लिख देता है कि कोई भी ऐसा गंदा कमेंट, कोई भी ऐसा गंदा लफ्ज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो आप ना ब्रेन की माइंड की इंटेंसिटी के हवाले से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे। आप जो कॉमन सी जनरल सी बातें होती हैं ना, नॉर्मल सी बातें, वो वाली लिखिए। कोई भी ऐसी बात जो रिलीजन से मुतालिक हो, कोई भी ऐसी बात जो काफ़ी ज़्यादा आपके शिद्दत पसंद से मुतालिक हो, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको झगड़ा दिलाने से मुतालिक हो, तो वहाँ पे आपने ना न्यूट्रल रहने की ना कोशिश करनी होती है कि आप अच्छे हैं और सबको अच्छे ही समझते हैं। इस लेवल पे आपने रह के डील करना होता है। क्योंकि जब इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का जब एनालिसिस किया जाता है तो ये चेक किया जाता है कि आप लोगों ने ना कितने मुख्तलिफ जवाब दिए। मिसाल के तौर पे माँ का सुन के बाप हर किसी के माइंड में आता है, अंडरस्टूड बात है। माँ का सुन के अच्छी कह दिया, चलो ये भी माइंड के अंदर आता है कि बंदे ने माँ का सुन के कह दिया खून। अब लफ्ज़ तो उसने हो सकता है कि उसकी माँ का खून हो गया, कोई और चक्कर हो, लेकिन वो लफ्ज़ क्रिटिकल हो गया। अब वो लफ्ज़ क्रिटिकल होने की वजह से वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो वहीं से ट्रिगर कर लेगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, कि इसकी माँ का खून हुआ या इसने किया या जो भी हुआ, एंड ये कि शिद्दत की तरफ ले जाने वाली बात आ रही है। तो ये बड़ा फिर हमारे महकमे के अंदर ये नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है इसकी, ये तो हमारे महकमे को डिस्टर्ब करेगा इस तरीके से। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने ज़्यादा हाइपर होकर कुछ भी लिखना हो। तो जब भी साइकोमेट्रिक्स टेस्ट देते हैं तो नॉर्मल इजी माइंड को बिल्कुल रिलैक्स, पुरसकून, ठंडा करके सवाल के जवाब देने होते हैं। अगर आप गुस्से की हालत के अंदर हैं तो फिर आप अपने आप को पहले ठंडा करेंगे, तब साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर रिटर्न में जाके बैठेंगे। गुस्से की हालत में आप कोई भी सवाल का जवाब सही नहीं दे सकेंगे, ठीक है। इसलिए आप पहले ना रिलैक्स होके जाएं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद WAT हो गया हमारे पास, RAS भी होगा। अब कुछ तस्वीरों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जैसे एक टेस्ट है HTP हम कहते हैं हाउस, ट्री एंड पर्सन। 3 तस्वीरें बनवाते हैं, घर की, दरख्त की और पर्सन की, या आपको कुछ और बनाने के बारे में कहा जाता है तो वहाँ से भी आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। सबसे पहले तो आपको अगर कहा जाता है जी आप किसी बंदे की तस्वीर बनाएं, उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपने मेल की बनाई या फीमेल की बनाई। अगर आपने अपोजिट जेंडर की बनाई, इसका मतलब आपके अट्रैक्शन में वो चीज़ रहती है। अगर आपने मेल जेंडर की बनाई, इसका मतलब वो आपके माइंड के अंदर वो चीज़ है, तो ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं है। फिर जो आपने जेंडर की तस्वीर बना ली तो आपने किस जगह पे बार बार पेंसिल को घुमाया है। अगर आपने अपोजिट जेंडर की बनाई, एक मेल फीमेल की पिक्चर बना देता है, उन्होंने तो कहा ना कि किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान के बनाए, एक मेल फीमेल की पिक्चर बना देता है, तो अब पहली बात तो ये कि उसके तो दिमाग के अंदर ही ये बात है कि आपको फीमेल जेंडर की अट्रैक्शन है। चले, अगर उसने बना भी दिया, फिर उसके बाद अगर वो कौन से पार्ट को बार बार बना रहा है, वो चेस्ट को अगर बार बार बना रहा है, किसी और ऐसे वल्गर पार्ट्स को बार बार बना रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर वो पार्ट्स उसके दिमाग के अंदर गूंजते रहते हैं, तो उसका जो दिमाग ही फारिग है। इसका मतलब वो तो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज का शिकार है। क्योंकि एक छोटा सा कुलिया फिट आता है, वो ये कि एक बंदे अगर एबनॉर्मल है और उसके अंदर जिनसी ख्याल ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी ने ऐसे जिनसी ख्याल के वाले से अपने आप को शो किया तो इसका मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी का शिकार है। कोई भी हमने इस तरह की बात नहीं करनी होती जो कि फहाशी, वल्गैरिटी, उन चीज़ों से मुताल्लिका हो, ठीक है। तो इससे बच के जो है ना कि सामने लिखना हो, अपना जो है ना वो राइट या ड्रा करना होता है।
अब दरख्त की तस्वीर बनाए, दरख्त पे फल वगैरह लगा दिए तो एक अच्छी चीज़ है, इलामत है, क्या फ्रूटफुल है। नहीं बनाए, सिंगल बना दिया, इसका मतलब बड़ी अजीब बात है जी। आपने कभी जो है ना फ्रूटफुल की तरीके से आप रहे नहीं है। एक बंदे ने किसी घर की तस्वीर बनाई, विंडो को ओपन रख दिया, इसका मतलब वो मेहमानों को वेलकम कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ से देख के बाहर देख के खुश होते हैं। एक बंदे ने हर चीज़ को चारों तरफ से बंद कर दिया, विंडो नहीं बनाई, इसका मतलब उसकी थोड़ी सी घुटी हुई लाइफ है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना मुख्तलिफ जो चीज़ें चेक होती हैं, जिसके अंदर जो आपके ज़्यादातर चेक होने वाले टेस्ट हैं वो यही है। उसके अलावा जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसको हम बोलते हैं लिकरेट स्केल टेस्ट। अब लिकरेट क्या होता है? लिकरेट बंदे का नाम था जिसने 5 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मुख्तलिफ तरह के उसने स्केल दिए थे, ठीक है। अब 5 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो इस तरह के सवालात होते हैं कि शुरू में होते हैं एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के एंड पे होते हैं जवाबात। जैसे मेरे आपके लिए दोस्त हैं, आगे 5 ऑप्शन होंगे, लाइक, डिसलाइक, स्ट्रांगली डिसलाइक और न्यूट्रल। आपके लिए दोस्त हैं पसंद, नापसंद, शदीद नापसंद और मुतज़ब्ज़ब। अब इसको कैसे डील करता है? आजकल ना ये लिकरेट स्केल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे टेस्ट देखे हैं तो उसके अंदर ना लिकरेट स्केल के थ्रू जो है ना अपना मेजरमेंट की जा रही है ज़्यादातर। अब इसके अंदर हमने कौन से सवाल को टिक करना होता है? इसके अंदर हमने नंबर 1 पॉजिटिव रहना होता है, नंबर 2 ये कि पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमने न्यूट्रल रहना होता है, नंबर 3 हमने किसी शिद्दत वाली बात में नहीं जाना होता, नंबर 4 ये कि हमने बड़े आम से जर्नल से जवाब देने होते, ज़्यादा अपने आप को पेचीदा करके शो नहीं करवाना होता, और नंबर 5 ये कि आप को अगर किसी सवाल की समझ ना आए तो आप आंखें बंद करके ना न्यूट्रल पे टिक कर दें, मुतज़ब्ज़ब। अब न्यूट्रल या मुतज़ब्ज़ब पे मैंने क्यों टिक करवाया है? इसका मतलब आप उस सवाल से कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपने वो उस चीज़ को अच्छा समझो लेकिन वो आपके मुताबिक, उनके मुताबिक, जज के मुताबिक अच्छी ना हो, या जो साइकोलॉजिस्ट है उसके मुताबिक अच्छी ना हो, या आपने गंदा समझो, जज के मुताबिक कुछ अच्छी हो। जहाँ पे आपको लगता है ना कि मैंने बाकी सवालों के जवाब तो बड़ा पॉजिटिव होकर दिए, ये सवाल जो है बड़ा इरिटेट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल का क्या टिक करूँ, तो वहाँ पे आप न्यूट्रल टिक कर दें। भाई मैं ना हाँ में हूँ ना ना में हूँ, इसका मतलब मैंने कोई सवाल इसका फाइनल किया ही नहीं और मैं न्यूट्रल हूँ इस हवाले से, या मुतज़ब्ज़ब हूँ इस हवाले से, ठीक है। जब आप वो टिक करते हैं तो फिर वो जो अब आप चेक करते हैं ना उस टेस्ट को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं जो न्यूट्रल वाले होते हैं, चलो उसकी भी खैर है जी, इस हवाले से बंदा कुछ कहना नहीं चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहा, न्यूट्रल है, बात ख़त्म हो गई। जो लाइक और डिसलाइक वाले होते हैं उसका भी हम कहते चलें अच्छा जी, हर बंदे के अपने पसंद और नापसंद पसंद होती है, खैर है। अब जो स्ट्रांगली का लफ्ज़ वाले होते हैं, स्ट्रांगली लाइक, स्ट्रांगली डिसलाइक, वो मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स है, उसके हवाले से हमने लाजमी देखना होता है कि कौन सा बंदा स्ट्रांगली लाइक करता है, कौन सा बंदा स्ट्रांग, क्योंकि स्ट्रांगली का लफ्ज़ होता है बड़े माइंड की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। अब माइंड की इंटेंसिटी को चेक करने के अंदर अगर एक बंदा स्ट्रांगली का लफ्ज़ लगाता है इसका मतलब उसके दिमाग में उसकी शिद्दत है। अब शिद्दत चाहे वो पसंद के हवाले से चाहे वो नापसंद के हवाले से, लेकिन उसकी दिमाग की शिद्दत को शो कर रहा है। अब अगर उसके दिमाग की शिद्दत को शो कर रहा है तो ये चीज़ें उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। इसीलिए स्ट्रांगली का लफ्ज़ लगाने से पहले आप कोशिश करें ना ही लगाएं। जहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात आ जाए चलो फिर वहाँ पे लगा दें तो खैर है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है जी कि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चलो यहाँ पे आप स्ट्रांगली डिसलाइक कर दें। भाई ऐसा भी अब क्या हो गया कि इंसान है, इज़्ज़त और नफ्स हर बंदे की होती है, तो मैं सिर्फ नापसंद नहीं करता बल्कि हद से ज़्यादा नापसंद करता हूँ। चलो एक दो फिक्र ऐसा आ जाता है तो बंदा स्ट्रांगली का लफ्ज़ लगा सकता है, वरना बाकी जो है ना वो लाइक और डिसलाइक के क्राइटेरिया के अंदर उसको रहना पड़ता है। तो ये थे मुख्तलिफ तरह के जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं साइकोमेट्रिक्स के हवाले से टेस्ट। बाकी जो सवालात बन के आते हैं वो मुख्तलिफ सवालात डिपार्टमेंट खुद बनाते होते हैं, ठीक है, और वो उन सवालात के अकॉर्डिंग भी जवाबात होते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 पॉजिटिव रहें इसके अंदर, नंबर 2 ये कि न्यूट्रल रहें इसके अंदर, नंबर 3 ये कि अपने दिमाग की शिद्दत को शो ना करें किसी भी बात के अंदर, और नंबर 4 ये कि आप ना उस डिपार्टमेंट्स के टेस्ट को देने से पहले ना उस डिपार्टमेंट के किसी बंदे से पूछ लें कि यार आपके डिपार्टमेंट को किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। जब वो बातें आपको बता दें ना भाई हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग बंदों को ना इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, तो फिर उन बातों को दिमाग के अंदर रख के हर सवालात को फिल करें। तो जब आप हर सवालात को फिल करेंगे मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज आपका 100% साइकोमेट्रिक अच्छा होगा और आप जो ना फिट होंगे। ये तो हमारी आज की वीडियो थी ए पार्ट के हवाले से कि आप लोग साइको रिटन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करते हैं साइकोमेट्रिक्स के हवाले से, और कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपकी चेक होती है और कैसे आपने डील करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इंटरव्यू कैसे देना पड़ता है, कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वो आपको साइकोलॉजिकली चेक करेगा और आपका आने के स्टाइल से लेके आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका इनकमिंग स्टाइल, आपका बैठने का स्टाइल, ये सारी बातों से क्या कुछ कहाँ से शो होता है,
तो ये बातें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। अब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स क्या चीज़ होती है, कैसे एक साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकली चेकिंग करता है, तो ये बात आपको जो समझ में आ गई होंगी। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये बड़े मेन पॉइंट्स हैं, फोकस पॉइंट्स हैं जो कि बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे तमाम तर मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये बात कन्वे हो सके, मैक्सिमम लोग ताकि जो है ना अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट को अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से उन्होंने अदा कर सकें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।